हेलो, वेलकम साथियों। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, पटवारी लेखपाल के मैंने आपसे बोला है कि 50 सेट दूंगा और जिसमें से मैंने आपको 6 सेट पहले दे चुका हूं मैं, और आज जो है ये 7वां सेट है। ठीक है, तो हालांकि थोड़ा लेट इनमें हो रहा है क्योंकि पेपर बनाने में टाइम भी लगता है और इस पेपर को बनाने में मुझे 1 से 1.5 दिन लगा है। तो क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। किसी में अगर कोई डाउट आपको लगता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लेना। आपको पूरे के पूरे 50 सेट देने की मैंने वादा कर रखा है। तो यहाँ पर 7वां सेट है, उम्मीद करेंगे आपको पसंद आएगा दोस्तों। तो आज के सेट में मैंने सबसे पहले रखे हैं जो जी के वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, सामान्य अध्ययन, इतिहास, भूगोल वगैरह से। तो ये 40 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन वगैरह भी, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये 40 क्वेश्चन रखे। उसके बाद मैंने इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन है और लास्ट में मैंने आज हिंदी कर रखा है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आपको पता ही है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है किस तरह के क्वेश्चन जो है हम लेकर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चीज़ अशोक के शिलालेखों में नहीं पाई जाती है। तो अशोक के शिलालेखों में भाई देखिए, ब्राह्मी लिपि, कर संबंधी विवरण, ठीक है, ये तो पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अंकों का जो विवरण प्रयोग है वो इन शिलालेखों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अंकों का विवरण नहीं पाया जाता अशोक के शिलालेखों में। अगर यहाँ पर कोई शून्य का प्रयोग या वगैरह ऐसा आ जाए तो जो है यहाँ पर नहीं पाया जाता। जब ये शिलालेख बने थे उसके बाद जो शून्य का जो है की खोज हुई थी, तो फिर कहाँ से यहाँ पर इसका अभिलेखों में अंकों का प्रयोग मिलेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य करने के लिए अशोक ने राजकुक्यों को नियुक्त किया था। तो राजकुक्य जो थे, राजकुक्यों की नियुक्ति जो है किस लिए अशोक ने की थी। राजस्व कार्य के लिए, न्यायिक कार्य, धार्मिक कार्य या सैन्य कार्य के लिए। तो इसने भाई न्यायिक कार्य के लिए इनकी नियुक्ति की थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यूहवाद का सिद्धांत भारत के किस पंथ से संबंधित है। तो व्यूहवाद का सिद्धांत जो है वैष्णव पंथ से संबंधित है भाई। ठीक है, वैष्णव पंथ से, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल ड्रम क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो डोल ड्रम क्षेत्र जो है किसे कहा जाता है, भूमध्य रेखी क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है भाई, भूमध्य रेखी क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस अन्य सागर से जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः पेट्रोलियम किस में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आपने कभी पहले भी देखा होगा एग्जाम में आते हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट किसके रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों अवसाद के रूप में। ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है, अवसाद के रूप में जाना जाता है। कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं तो उसके जो कोई भी आंसर आपको देना है तो उससे पहले उस क्वेश्चन को भी ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जब आपके समझ में क्वेश्चन आएगा उसके बाद ही आप उसका आंसर भी सही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जिसे CCEA कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद उसे आगरा के आरामगाह में रखा गया। उसे शेरशाह के समय कहाँ दफनाया गया था। तो शेरशाह के समय इसको काबुल ले जाया गया दोस्तों, काबुल दफनाया गया। ठीक है, क्योंकि काबुल जो था आपको पता है बाबर का सबसे फेवरेट स्थान काबुल था। उसने संभवतः कहा भी था कि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे काबुल में ही दफनाया जाए, तो इसको काबुल दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पारसी गणितज्ञ और प्रसिद्ध रब्बायत का रचयिता कौन था। तो ये कौन था, उमर खय्यम था। ठीक है, उमर खय्यम जो है पारसी गणितज्ञ था और प्रसिद्ध रब्बायत का रचयिता भी था। कौन, उमर खय्यम। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, वेदों के पाठक सायन किस राज्य में थे। तो वेदों के पाठक सायन जो है किस राज्य में थे। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। ठीक है, तो ये थे दोस्तों मुगल साम्राज्य में। ठीक है, ये वेदों के पाठक सायन मुगल साम्राज्य में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी, ठीक है। तो इन्होंने कुछ किसानों, मजदूरों और ऐसे मतलब उसके लिए की थी, ठीक है। उनको साथ लेकर के इन्होंने जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से पहले निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी से निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मेल कीजिए। तो यहाँ पर सही मेल करना है। देखिए सबसे पहले 4 आपको ये दिए गए हैं, इनके मेल करने हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद जो सही होगा वो आपको इसका आंसर बताना है। देखिए अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य बिल्कुल सही है, और अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य ये भी सही है, दोनों सही हैं। उसके बाद नवरत्न चंद्रगुप्त प्रथम ये गलत है। जो नवरत्न थे दोस्तों आपको पता है, एक तो समुद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, एक तो विक्रमादित्य के दरबार में थे और दूसरा किसके दरबार में थे? अकबर के, ठीक है। तो नवरत्न जो है चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में नहीं थे, ये गलत हो गया। उसके बाद दाहशाला अकबर का प्रशासन, ये भी गलत है, यानी कि 1 और 2 ही सही है। तो किस ऑप्शन में? हमारे ऑप्शन बी में है 1 और 2 सही, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, यही उम्मीद आप लोगों से मैं करता हूँ कि वीडियो को आप लोग लाइक कर लें। और ये पीडीएफ आपको पता है कहाँ पर मिलती है? टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन इसके आंसर आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमरावती, आर्कविथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होन निहोल, काबिनी इत्यादि किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक हैं? ये कावेरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो कावेरी जो है दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नदी है, प्रमुख नदी है, आपको पता ही है। तो ये सभी नदियां जितनों का नाम ऊपर इस क्वेश्चन में दिया गया है, ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये माजुली द्वीप जो है किस राज्य में स्थित है? कुल मिला के सीधा सीधा क्वेश्चन ये है, तो ये असम में स्थित है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ, ये असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः जल परिवहन व व्यापार प्रोटोकॉल भारत के किस पड़ोसी देश के या बीच में है? तो ये भाई ये होगा बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो किसके है? बांग्लादेश के बीच में, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बांग्लादेश में जो है, जो भारत से जो गंगा नदी जाती है, तो वो भारत से जाने के बाद बांग्लादेश को ही निकल जाती है, इसीलिए इस रास्ते से जो है ये नदी परिवहन के लिए, जल परिवहन के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए ये बांग्लादेश यहाँ पर को जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र के हिसाब से भारत का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक सिंचित जो है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान पर बंदरों की सब प्रजातियां पाई जाती हैं, वह कौन सा स्थान है? तो भाई यहाँ पर जो है ये मेडागास्कर है, ठीक है। यहाँ पर बंदरों की लगभग सभी प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 100+ प्रजातियां जो है यहाँ पर बंदरों की पाई जाती है। कहाँ पर को? मेडागास्कर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे आप, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, ठीक है। तो ये जैसे 26 जनवरी जो होती है उससे ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और 25 जनवरी से भी एक दिन पहले अगर 24 जनवरी में आ जाएंगे, 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बालिका दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? नेशनल कैडेट कोर का मतलब क्या हुआ? एनसीसी, ठीक है। तो एनसीसी की स्थापना जो हुई थी, तो उसी स्थापना की वजह से जो है ये डेट मनाई जाती है 23 नवंबर को। एनसीसी की स्थापना की वजह से ही 23 नवंबर को नेशनल कैडेट कोर डे या एनसीसी डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? ठीक है, तो भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए भैया? अभी तक 2 राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं, ठीक है। अगर आपको नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो मुझे जल्दी से कि कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे उनका वो निर्विरोध चुने गए, ठीक है। चलिए एक का नाम आप बताएंगे, एक मैं बताता हूँ। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे का नाम आपको पता होगा, आप जल्दी से बताओ। नहीं पता है तो भी कमेंट करो, हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे में लंबित हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है? तो ये 6 माह यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपका होने वाला है।
ठीक है, 6 माह। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो भाई भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है, 6 स्वतंत्रताएं। देखिए इसमें कौन कौन से, नंबर 1 है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा होती है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, चौथी है भ्रमण की, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप कहीं भी भारत देश में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। चौथा, पांचवा, 4 होगी ना, अब पांचवी है जैसे व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार चूज कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको है। और छठा है निवास की स्वतंत्रता, भारत देश में आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। और कुछ एक आध स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर था पहले, तो वहाँ पर बाउंडेशन लिमिटेशन थी, बाकी आप भारत देश में कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार रह सकते हैं। ठीक है, चलें, अभी वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुसार। अगला है जिला न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालय के ... का विषय हैं। इसमें सही कथन चुनकर आपको रिक्त स्थान इसका भरना है। तो भाई देखिए यहाँ पर को आप देखेंगे जो जिला न्यायालय के निर्णय जो है उच्च न्यायालय के अपीलीय न्यायिक क्षेत्र का विषय है। ठीक है, किसका है? अपीलीय न्यायिक क्षेत्र का विषय है। तो इसको हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर भर देंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार रह सकता है? भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कितनी भी बार जो है भारत के राष्ट्रपति रह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस बार चुना गया तो अगली बार भी वो इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे कलाम साहब थे, वो लगातार 2 बार जो है वो राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 देखेंगे, निम्नलिखित में क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है? देखिए भाई हमारा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसको सुरक्षित रखना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। छुआछूत का अंत करना दोस्तों, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये एक सामाजिक कर्तव्य हो सकता है, सामाजिक मुद्दा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी जो है ये दोनों मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ? ऑप्शन देखिए नहीं आता है, तो ये ऑप्शन सी वाला नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त और आर्थिक सहयोग के आसपास केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है? अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वित्त और आर्थिक सहयोग के आसपास केंद्रित, इस पर ध्यान देंगे। देखिए एक है अंबुजा समझौता, और उसके बाद खाड़ी के अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद, ये दोनों जो है आर्थिक वित्त और आर्थिक सहयोग के आसपास केंद्रित हैं, उससे रिलेटेड हैं। लेकिन जो क्योटो प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये किससे है? ये पर्यावरण संरक्षण है से है, यानी कि ओजोन से संबंधित, ओजोन संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन सी होने वाला, क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है प्लॉटर क्या है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लॉटर क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई भी नहीं। जो प्लॉटर होता है दोस्तों, ये प्रिंटर होता है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंटर लिखता तो आपको समझ में आ जाता है एकदम से। ठीक है, तो प्रिंटर ही एक प्रकार का क्या, मतलब दूसरा नाम इसका क्या कहा जाता है? प्लॉटर कहा जाता है। तो प्रिंटर से क्या होता है? कोई भी चीज प्रिंट होकर के बाहर को निकलती है, यानी कि आउट होती है, तो ये आउटपुट हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किस सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था? तो ये किस सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था? परम, मल्टी माइक्रो, मार्क या टेराफ्लॉप? देखिए 4 के 4 जो यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, ये सभी सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? तो ये चारों नाम आप देख लीजिए, ये सभी जो हैं क्या है? सुपर कंप्यूटर के उदाहरण। लेकिन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा टेराफ्लॉप बनाया गया था। ठीक है, ये जो कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर, ये किसके द्वारा बनाया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, कहाँ के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली जीवित चिप, जिसको बायोलॉजिकल चिप या बायोचिप भी कहा जाता है, ठीक है, ये इस चिप को तैयार किया था? इसमें जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वगैरह लगी होती हैं, और बाकी इसमें एक सेल भी लगी होती है। ठीक है, सेल मतलब कोशिका। तो इस तरीके से, तो ये अमेरिका के, ठीक है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने इसको बनाया है। ठीक है, ये दुनिया की पहली जीवित चिप या बायोचिप है, जिसको कहाँ किसने बनाया? अमेरिका के साइंटिस्टों ने बनाया है, यानी कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के साइंटिस्टों ने बनाया है। अगला है, हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है?
भाई देखिए हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल जो है विंडोज़ में भी होता है, CD रोम में भी होता है और इंटरनेट में भी होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका, ऑप्शन डी यहाँ पर को सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SVGA का पूरा नाम क्या है। ठीक है, SVGA का पूरा नाम क्या है। सुपर वीडियो ग्राफिक्स अडोप्टर, सिस्टमेटिक वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर, सिस्टमेटिक वॉइस ग्राफिक्स अडेप्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई देखिए VGA का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर। ठीक है, तो एक तो होता है VGA, एक फॉर्मेट होता है, तो वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर होता है, दूसरा होता है SVGA जिसको बोला जाता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। तो VGA में जो है जो पिक्चर क्वालिटी होती है थोड़ा सा कम होती है, लेकिन उसी के मुकाबले अगर SVGA की बात करेंगे तो इसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ा बढ़िया होती है और अच्छी होती है VGA से। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलेगा SVGA का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैंने आपको जो पिछली सेटों में रीजनिंग के क्वेश्चन दिए थे उनको सॉल्व नहीं कराया था, मैंने कहा था समय की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको फिर आपके कमेंट पढ़ रहा था मैं कि मतलब सॉल्व करके बताओ। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है 24:126 समानुपात 48 अनुपात, यहाँ पर को क्या आना है। ठीक है, इसका अगला सीरीज देखिए भाई, यहाँ पर जो 24 है इसको हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर -1। ठीक है, 5×5 25 -1 बराबर कितना हो गया भाई, 24 हुआ। ठीक है, उसके बाद 24, उसके बाद आया बारी 126 की, तो ये 5 का स्क्वायर था तो 5 का क्यूब +1 कर दो इसको, 5×5 = 25 125 + 126 हो जाएगा। ठीक हुआ। अब उसी तरीके से ये 48 जो है 7 का स्क्वायर करेंगे, 7×7 = 49 -1 बराबर 48, और इसी प्रकार से आप 7 का क्यूब +1 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 344 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उत्तर यहाँ पर आपका क्या है, 344। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बेमेल को चुनिए। देखिए बेमेल इसमें से चुनना है, पेन दिया है, पेंसिल दी है और विद्यार्थी दिया और शार्पनर दिया है। देखिए पेन, पेंसिल और शार्पनर ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो लिखने पढ़ने के काम आती हैं, लेकिन विद्यार्थी जो है एक सजीव चीज़ है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, और यहाँ पर पेन, पेंसिल और शार्पनर जो है निर्जीव हैं जो विद्यार्थी द्वारा यूज किए जाते हैं। इसमें से मतलब विद्यार्थी अलग चीज़ हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में कैलेंडर को CALENDER लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में CIRCULAR को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर CAL पर ध्यान देंगे, आपको ये CLA हो गया। ठीक है, ए बाद में कर दिया तो L को पहले ले आए। उसी तरीके CIR होगा तो यहाँ पर जो देखिए CIRCRI इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ठीक उसी फॉर्मेट से पीछे वाले अंकों को भी देखेंगे आप, उसी तरीके से इसमें करेंगे तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल आप देखेंगे इसको, बिल्कुल बहुत आसान है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है, अनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। देखिए दोनों तरफ से 11वें स्थान पर है। ठीक है, अगर इसको पीछे से देखेंगे तो ये 11वें नंबर पे ही होगी, अगर आप इसको सीधी आगे से कैलकुलेट करेंगे तो 11वें नंबर पे ही आती है। तो इस पंक्ति में कितनी लड़कियां होंगी टोटल इस पंक्ति में। अब देखिए भाई हम क्या करेंगे, 11 + 11 बराबर कितना हुआ, 22, फिर -1 कर देंगे क्योंकि इसको हम दोनों बार गिन रहे हैं ना, एक बार यहाँ से गिन दिया हमने, एक बार इधर से, तो एक बार इसको हम घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो उत्तर कौन सा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक के स्थान परस्पर बदल दिए जाए। देखिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इन ऑप्शनों में आपको 386, 874, 697 और 670 दिए गए हैं। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के पहला और तीसरा अंक परस्पर बदल दिए जाए और फिर संख्याओं को आरोही क्रम में लगाया जाए तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। देखिए पहली बात तो क्या करना, हमको इनके अंकों को बदलना है, पहले वाले को और तीसरे वाले को। जैसे फर्स्ट में 3 है, 8 बीच वाले को वैसे ही रहने देंगे, पहले वाले को बाद में लिख देंगे और तीसरे वाले को पहले में लिख देंगे। ये क्या बन गया, 683 बन गया। उसी तरीके से सबको बदलेंगे, फिर जो हमारे पास नई संख्याएं निकलेंगी उनको हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े के क्रम में बढ़ते हुए लिखेंगे। ठीक है, छोटे से बढ़ते के क्रम में लिखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट, दूसरी और तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या आ रही है। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। जो तीसरे नंबर पर जो संख्या आएगी वो आपको बतानी है, मैं इसका उत्तर नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद करना होगा, मैंने बता दिया पूरा क्वेश्चन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। ठीक है, देखिए ये नदी है और नदी के किनारे बंदा जो है पीठ करके खड़ा है। ठीक है, पीठ करके खड़ा हूं, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से, अब इधर को पीठ कर रखी है तो इसने, यानी कि ये इसका लेफ्ट हैंड होगा और ये इसका राइट हैंड होगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए, तो मैं मतलब कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं तरफ को जा रही है, ये बाईं ओर से जा रही है, किस तरफ को? दाईं तरफ को जा रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, यानी कि इधर क्या है? ठीक है, इधर पश्चिम है, यानी कि बंदा किस साइड को खड़ा होगा? बंदा, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए ये नदी है तो आदमी इस तरफ ऐसे खड़ा है, इस तरफ को पीठ है उसकी। ठीक है, तो ये राइट हैंड होगा उसका और ये कैसा हैंड होगा? ये लेफ्ट हैंड होगा। नदी क्या कर रही है? पूरब से पश्चिम की तरफ को जा रही है या पश्चिम से पूर्व की तरफ को जा रही है। ठीक, ये पश्चिम से जा रही है, ये नदी पूरब की तरफ को बह रही है। तो मेरा मुंह किस दिशा में है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो यानी कि उत्तर की तरफ को है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला है, राज्य का पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थापित है? तो राज्य का जो पहला एरोमा पार्क है दोस्तों वो काशीपुर में स्थापित है। ठीक है, इसमें जो कुछ क्वेश्चन है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ बच्चे क्विज जो है अरेंज करते हैं, तो कंडक्ट करने वाले जो बच्चे हैं बहुत सारे हैं हमारे ग्रुप में, तो आप लोग भी ग्रुप से जुड़ जाओ, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। तो कुछ क्वेश्चन मैंने वहाँ से लिए हैं जो मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे, तो मैंने वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन इसमें लिए हैं। तो ये काशीपुर में है। अगला है, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी, 4 ऑप्शन है, तो ये है नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, पताका नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो ये किसके द्वारा निकाला गया था? श्री शोभन सिंह जीना के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए अब यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, खैरागढ़ का सूरज किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो ये किसकी है? नंदन सिंह बिष्ट की पुस्तक है। ठीक है भाई, नंदन सिंह बिष्ट की पुस्तक है खैरागढ़ का सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय साक्षी है के लेखक कौन है? भाई हिमालय साक्षी है के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद गैरोला। ठीक है, महावीर प्रसाद गैरोला है हिमालय साक्षी है के लेखक। अगला, किस जनपद के उत्तर में सूरज कुंड और दक्षिण में अग्निकुंड है? तो ये भाई कौन सा जनपद है? देखिए यहाँ पर चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा 4 जिलों के नाम हैं, तो ये बागेश्वर के हैं। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आप मैं बताता हूं तो आप लोग भी फटाफट से आप लोग भी उत्तर देने की कोशिश करना उसमें। ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट करना कि आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर आया। अगला, कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कौसानी किस पहाड़ी पर है भाई? पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, कौसानी। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी दीवानी, बड़ी दीवानी, सरसरी और कलेक्टरी नामक न्यायालयों की स्थापना किसने की? तो इन सभी की स्थापना जो है सुदर्शन शाह ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपलाकोट बुग्याल किस जिले में है? ठीक है, तो छिपलाकोट बुग्याल किस जिले में है? पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक है, छिपलाकोट, छिपला केदार कहाँ पर है? वो भी पिथौरागढ़ जिले में है। तो छिपलाकोट बुग्याल भी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जिले में। अगला, राजाजी नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? भाई राजाजी नेशनल पार्क का क्षेत्रफल दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको 820.42 वर्ग किलोमीटर, 816.20 वर्ग किलोमीटर, 320.42 वर्ग किलोमीटर या 320.20 वर्ग किलोमीटर। तो आपका सही जवाब है 820.42 वर्ग किलोमीटर, जो राजाजी नेशनल पार्क का सही क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाता है। तो सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है दोस्तों देखिए आप यहाँ पर पीपलकोटी, चमोली में पाया जाता है और रुद्रप्रयाग में भी पाया जाता है, यानी कि उपरोक्त दोनों जगह पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, किस उद्यान का नामकरण स्वर्गीय राजीव गांधी की पहल पर स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी के नाम पर किया गया था? किसकी पहल पर किया गया था? राजीव गांधी जी की पहल पर किया गया था। तो ये कौन से भाई? राजाजी नेशनल पार्क है। ठीक है, जिसके बारे में भी मैंने बात की, जिसका क्षेत्रफल आपको मैंने बताया। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है इनके नाम पर किया गया था। अगला है, वनों के बीच या किनारे अपरिपक्व और पथरीली भूमि को कहा जाता है। तो वनों के बीच में या उसके किनारे पर जो अपरिपक्व और पथरीली भूमि होती है इसको क्या कहते हैं? दोयम कहते हैं, उपजाऊ अव्वल कहते हैं, या इजरान भूमि कहते हैं, तलाव भूमि कहते हैं। तो भाई ये होती है इजरान भूमि। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में
कब की गई? तो जो है दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में की गई थी। ठीक है, 1949 सही है। अगला क्वेश्चन है डेयरी शोधक और विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो डेयरी शोधक और विकास केंद्र की स्थापना उत्तराखंड में कहाँ पर की जा रही है? नैनीताल में। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा शिखर कहाँ पर स्थित है? तो ये है टनकपुर में भाई। कहाँ पर है? टनकपुर में स्थित है अन्नपूर्णा शिखर। अगला क्वेश्चन है डाबर कोटी की पहाड़ी, थैलू पर्वत और खूंटा पर्वत। देखिए 3 पर्वतों के नाम है, डाबर कोटी की पहाड़ी, थैलू पर्वत और खूंटा पर्वत। ये जो है तीनों कहाँ पर स्थित हैं? ठीक है, देखिए उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और इनमें से कहीं भी नहीं। तो भाई ये उत्तरकाशी में है, 3 के 3। आपको इसको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मेले चंपावत में लगते हैं? देखिए यहाँ पर देवीधुरा मेला दिया है एक, ये तो चंपावत में ही लगता है। अखिल तारिणी मेला, कैलपाला मेला या उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। तो भाई देखिए यहाँ पर देवीधुरा मेला तो लगता ही है, अखिल तारिणी मेला भी लगता है और कैलपाला मेला भी लगता है। ये तीनों मेले कहाँ पर लगते हैं मेरे दोस्त? ये लगते हैं चंपावत जिले में। ठीक है, चंपावत जिले में लगते हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 थल पिथौरागढ़ शिव मंदिर की स्थापना किसने की थी? जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के थल में शिव मंदिर है, तो थल पिथौरागढ़ शिव मंदिर की स्थापना किसने की थी? ये रुद्रचंद ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। उद्योगचंद्र, रुद्रचंद, कल्याणचंद और पिथौराज शाही, ये 4 ऑप्शन थे, इसमें से सही उत्तर क्या है आपका? रुद्रचंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर का, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा मंदिर नागर शैली में बना हुआ है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे कुछ मंदिरों के नाम दिए हैं, आपको बताना है कौन सा मंदिर नागर शैली में बना है। देखिए भाई बैजनाथ मंदिर जो है नागर शैली में बना है, पिनाडु शिव मंदिर, ये भी पुनाडु शिव मंदिर भी नागर शैली में ही बना है। उसके बाद तीसरा है बाघनाथ मंदिर, तो ये भी नागर शैली में ही बना है। ठीक है, जो उत्तराखंड के मंदिर हैं बहुत सारे, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ भी, इनके मंदिर भी आपसे पूछ लिए जाते हैं किस शैली में बना है। जागेश्वर मंदिर किस शैली में बना है? ठीक है, और सूर्य मंदिर कटारमल का किस शैली में बना है? ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप पर डे कोशिश करो कि 2 मंदिरों के नाम याद करोगे किस शैली में बने, पर डे 2 मंदिर। ठीक है, तो जितने मंदिर हैं 1 महीने में आपको सारे मंदिर 1 महीने से भी कम समय में याद हो जाएंगे, उनका रिवीजन फिर करते रहना है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कौन सी जनजाति भूसेन देवता की पूजा करती है? तो भूसेन देवता की पूजा करते हैं बोक्सा लोग। ठीक है, तो बोक्सा जनजाति इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है किस जनजाति में सप्ताह के दिनों के नाम और गिनती का स्वरूप जो है अलग अलग होता है, यानी कि पृथक होता है? तो यहाँ पर भाई राजी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, जिनमें जो है इनका स्वरूप अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रम्माण लोक नाट्य को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया? आपको पता होगा रम्माण के बारे में। ठीक है, तो रम्माण जो है किस जनजाति का लोक नृत्य है या लोक नाट्य है? तो आप इसको जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने इससे पूर्व के जो सेट थे उन सेटों में मैंने आपको ये बता रखा है। ठीक है, तो ये विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? 2009 में घोषित किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 63 हो गया, 64 पे आ जाओ आप। काफर बांध का क्या अर्थ है? ठीक है, तो काफर बांध का क्या अर्थ है? काफर बांध किसे कहते हैं? चूना, सीमेंट और पत्थरों से जो बांध निर्मित किए जाते हैं उनको कहते हैं। मिट्टी पत्थर द्वारा निर्मित बांधों को कहते हैं, या इन दोनों को ही काफर बांध बोला जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो मिट्टी और पत्थर से बनाए जाते हैं उन बांधों को, या मिट्टी पत्थर से बनाए जाने वाले या निर्मित किए जाने वाले बांधों को क्या कहते हैं? काफर बांध कहते हैं। अगला है भरपुला नाटा परियोजना कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो भरपुला नाटा, देखिए कई नाम तो ऐसे होंगे जो आपने सुने ही नहीं होंगे, और कई नाम ऐसे होंगे जो आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, आप में से ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को आंसर आते भी होंगे। ठीक है, तो ये चमोली में है। भरपुला नाटा परियोजना कहाँ पर है? ये चमोली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वीं 8वीं में पढ़ते समय ही अल्मोड़ा के सुधारक नामक हस्तलिखित, देखिए नमक लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये नामक है। ठीक है, तो सुधारक नामक हस्तलिखित पत्रिका किसने निकाली थी? जब ये 7वीं 8वीं में पढ़ते थे उसी समय इन्होंने जो है अल्मोड़ा से एक सुधारक नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी, प्रकाशित करवाई थी। तो वो कौन थे? उनका नाम था इलाचंद्र जोशी। ठीक है, क्या था? इलाचंद्र जोशी इनका नाम था। अगला है माधो सिंह भंडारी को किस उपनाम से जाना जाता है?
बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कन्फ्यूज हो जाता है। इसको गर्भभंजक कहते हैं, गर्भभंजन कहते हैं, या ये दोनों इन्हीं का नाम है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो भाई देखिए इनको गर्भभंजक बोला जाता है। माधव सिंह भंडारी को क्या बोला जाता है? गर्भभंजक बोला जाता है। लेकिन गर्भभंजन किसको बोला जाता है? फिर जल्दी से कमेंट करके बताना है आपने, ठीक है। गर्भभंजन किसे कहा जाता है? आप कैसे लिखेंगे? गर्भभंजन लिखेंगे, उसके बाद डैश करके उनका नाम लिखेंगे कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 67 उसके बाद से उत्तराखंड का बोध गया किस स्थान को कहा जाता है? तो उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? कैंची धाम, काकड़ी घाट, देवप्रयाग या बेताल घाट? तो ये काकड़ी घाट को कहा जाता है, ठीक है, बोध गया उत्तराखंड का। अगला, नगर निगम आबादी वाले क्षेत्र की जनसंख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर देखिए एक नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती है, नगर निगम होते हैं, ठीक है। तो इनकी जनसंख्या के आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है। तो नगर निगम जो होता है वो कितनी आबादी वाले क्षेत्र को कह सकते हैं भाई, ठीक है। तो 1 लाख से अधिक अगर जनसंख्या है तो वहाँ पर नगर निगम जो है निर्धारित की जा सकती है। आगे, उत्तराखंड का प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष का नाम जो है क्या है? देखिए सबसे पहले तो उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अगर पूछ लिया, ठीक है, अगर निर्वाचन का यूज नहीं किया तो उत्तर अलग होगा, अगर निर्वाचित का नाम आ गया तो फिर अलग होगा। हो सकता है यहाँ पर अंतरिम दे दे, ठीक है, अंतरिम देंगे तो तब भी ये उत्तर अलग हो जाएगा। भाई देखिए प्रकाश पंत जो थे वो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष थे, यानी कि बिना चुनाव के। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में जो निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष जो क्वेश्चन पूछा गया तो वो यशपाल आर्य थे, ठीक है। और उसके बाद यशपाल आर्य के बाद दूसरे निर्वाचित हरवंश कपूर और तीसरे गोविंद सिंह कुंजवाल थे। उसके बाद आपको पूरा सीरीज पता ही होगा। और उस समय में एक चीज़ आपको बताऊं, जो अगर वैसे पूछा देखा जाए तो ये यशपाल आर्य दूसरे नंबर के थे, अगर निर्वाचित में अगर देखा जाएंगे तो ये पहले नंबर पे थे, ठीक है। इसी तरीके से नंबर इनका चेंज होता रहेगा। आगे है, द फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं के लेखक कौन है भाई? द फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं, गोविंद वल्लभ पंत, जिम कॉर्बेट, बैरिस्टर मुकुंद लाल में से कोई नहीं। तो इसके राइटर हैं गोविंद वल्लभ पंत। द फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं के लेखक कौन है? गोविंद वल्लभ पंत हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो भाई देखिए गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज के नाम से जाना जाता है कोटद्वार को, ठीक है। इसका एक और भी नाम है, गढ़वाल का द्वार भी कोटद्वार को कहते हैं, और गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज के नाम से भी किसे जाता है? कोटद्वार को ही जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पाली गांव का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पाली गांव का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था भाई? हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच हुआ था, ठीक है। हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच ही हुआ था। प्रद्युमन शाह और गोरखों का फर्स्ट में दिया है, तो ये लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1791 में हुआ था ये, ठीक है। तो किसके ये कौन सा युद्ध था? लंगूरगढ़ का युद्ध था। दूसरा इसमें अमर सिंह थापा और महेंद्र चंद दिया है, तो इनके बीच हुआ था हवालबाग का युद्ध, ठीक है, 1790 में ये हुआ था, जिस समय जो है जहाँ से गोरखों का अधिकार हो गया था फिर कुमाऊं पर, ठीक है। अमर सिंह थापा और महेंद्र चंद के बीच हुआ था हवालबाग का युद्ध। उसके बाद शिवदत्त जोशी और प्रदीप शाह का युद्ध यहाँ पर एक दिया, तो ये तामाचौड़ का युद्ध था, ठीक है। शिवदत्त और जोशी और प्रदीप शाह। लास्ट हर्षदेव जोशी और मोहनचंद, ये पाली गांव का युद्ध है जो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। आगे है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ? इसके बाद जो है दल की बागडोर युवा नेता काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई थी। भाई देखिए उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ था, उस विभाजन के बाद जो युवा नेता थे जिनका नाम काशी सिंह एरी था, तो इनके हाथ में इस दल की बागडोर आ गई थी। तो ये हुआ था 1987 में, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? देखिए वन आंदोलन पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब वन आंदोलन हुए थे उस दौरान उत्तराखंड की पहली महिला थी जो जेल गई थी, उनका नाम है दुर्गा देवी, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, 1907 में किसने लखनऊ में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की थी? तो भाई किसने की थी? इंद्रमणि बड़ोनी, गिरजा प्रसाद नैथानी, मथुरा प्रसाद नैथानी या उपरोक्त सभी ने। तो 1907 में लखनऊ में की थी ये भ्रातृमंडल, गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना मथुरा प्रसाद नैथानी ने, ठीक है। आगे बढ़े, किस स्थान से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है दोस्तों लाखामंडल से, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ठीक है, लाखामंडल से प्राप्त हुआ है। अगला है, कार्तिकेयपुर राजवंशों में किसने सलोणादित्य वंश की स्थापना की? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने हजारों बार इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इच्छर देव ने सलोणादित्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, जीत पॉइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ टीबी कार्यक्रम चलाया गया,
तो ये कहाँ पर चलाया गया? जीत जॉइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ टीवी कार्यक्रम, ठीक है, तो चलाया गया था। देखिए देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार इन तीनों में चलाया गया था उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ये किसने की थी भाई? देखिए यहाँ पर यशोधर मठपाल, जयदत्त जोशी, देवेंद्र मेवाड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये यशोधर मठपाल ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ें। इनमें से कौन सी जातिवाचक, अब देखिए यहाँ पर 80 क्वेश्चन हो गए, अब 20 क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है? देखिए ये बुढ़ापा ऑप्शन ए है, ये जो है जातिवाचक से बनाई गई, यानी कि इसका बूढ़ा होगा, जातिवाचक संज्ञा, बूढ़ा से क्या बन गया? बुढ़ापा बन गया। आगे है पेंसिल शब्द है, तो पेंसिल शब्द का जेंडर बताना है आपको, इसका लिंग बताना है। तो पेंसिल टूट गई कहते हैं ना, तो ये स्त्रीलिंग हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? भाई यहाँ पर जो है जब जो है कर्ता के साथ कर्म आता है तो उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब कर्म अनुपस्थित होता है तो अकर्मक क्रिया कहते हैं, तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया हुई, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है? तो भाई देखिए चिड़िया जो है देशज शब्द है, चिड़िया। आगे बढ़ते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, जहाँ जो लोगों का, बहुत सारे लोगों का मिलन हो उसको क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं, ठीक है, सम्मेलन कहेंगे उसको, ठीक है। संगम क्या पर कहते हैं? दो जहाँ पर मिलते हैं उसको संगम कहते हैं, चाहे वो जैसे नदियों का, तो लोगों का मिलन केवल होगा वहाँ पर सम्मेलन होगा। अगर नदियाँ मिल रही होंगी उसको हम सम्मेलन नहीं कह सकते ना, उसको संगम कहेंगे। तो ये सम्मेलन होता है जहाँ लोगों का मिलन हो, एक जगह पर लोगों का मिलना। आगे, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? चोर का पर्यायवाची होता है मोसक, ऑप्शन ए यहाँ पर, ठीक है। मोसक क्या है? चोर का पर्यायवाची है दोस्तों। उसके बाद आगे है कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। कान कतरना का मतलब होता है कि बहुत चालाक होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा चालाक होना, कान कतरना का जो है मुहावरे का अर्थ है। अगला है तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण का विलोम शब्द बताना है। तरुण मतलब क्या होता है? नवीन, ताज़ा, नया, ठीक है। और उसके बाद जो है वृद्ध, ठीक है, इसका ये क्या हो जाएगा? वृद्ध होगा। अगला है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण कौन सा होता है भाई? पहला, तीसरा, पांचवा, ऐसे होता है ना, तो क, ग, ठीक है, इस तरीके से जो ये है ऑप्शन बी ये सही है। नेक्स्ट है ग्रीस में कौन सी संधि है? ठीक है, तो ग्रीस में कौन सी संधि है? ग्रीस में दीर्घ संधि होगी, ठीक है, गिरिधन ईश, तो इसमें कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं? ठीक है, अब इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि तितली उपन्यास के लेखक, ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने एक पहले के सेटों में दिया हुआ है, तो इसको जल्दी से कमेंट करो, तितली लिखना, उसके बाद जो है आगे से उनका नाम लिखना राइटर का, ठीक है। तो आपको अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या मोहन राकेश, तो ये किसने लिखी है तितली उपन्यास? जल्दी से कमेंट करके बताओ, होमवर्क का क्वेश्चन रहा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा जो है ये काव्य भाषा के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई, काव्य भाषा के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन मौज जवन हमारा बकरा लागत होय तबद हमका दे दे। तो ये कौन सी भाषा है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए रहिन, ठीक है, और कहिस, इस तरीके से जवन हमारा बकरा लागत होय हमका दे दे, तो इस तरीके के शब्द जहाँ पर आते हैं बेटवे, ठीक है, तो ये अवधी भाषा के शब्द हैं, ठीक है, अवधी भाषा के शब्द, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भारतीय भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? कुल मिला के 1956 में की गई थी, 1956 में। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ, सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। भाषा के आधार पर कौन सा हुआ? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़े। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्राह्मी, फिर उसके बाद गुप्त लिपि, सबसे पहले ब्राह्मी होता है, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, ठीक है, नागरी, उसके बाद देवनागरी, इस तरीके से विकास हुआ इसका। तो यानी कि ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, देवनागरी लिपि का विकास क्रम। आगे बढ़ते हैं।
वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहेंगे भाई? जो वर्ण होते हैं, वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो स्थान के आधार पर बताना है। मूर्धन्य व्यंजन जो मूर्धा से जब आप बात करते हैं तो वो मूर्धा से निकलते हैं, ड और ढ। ठीक है, जब आप ड और ढ बोलते हैं आपकी जीभ मुड़ करके कहाँ पर लगती है? मूर्धा में टच होती है, ऊपर तालु में ना, है ना। तो ये मूर्धा, इसीलिए इसको ड ढ, ये शब्द कहाँ से निकलते हैं? ये वर्ण मूर्धा से निकलते हैं। उसके बाद निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, द्वित्व भी होता है, कहीं पर द्वितत्व भी होता है। तो ये है दिल्ली। ठीक है, बिल्ली, दिल्ली, बिल्ली, ठीक है, सिल्ली, इस तरीके से जहाँ पर आते हैं तो ये, तो यहाँ पर क्या होता है? द्वितत्व व्यंजन इनको कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? ठीक है, तो अयोगवाह कौन से होते हैं? जैसे अंग, अह, ठीक है, ये अयोगवाह कहलाते हैं। तो यानी कि विसर्ग यहाँ पर को सही हो जाएगा, जिसको अयोगवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। भाई कुमुदनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। और आशीर्वाद आता है एक, तो आशीर्वाद भी जो है क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक उज्ज्वल आता है, ठीक है, उज्ज्वल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ शब्द होते हैं जो बिल्कुल वैसे ही लिए जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, कुमुदनी का। ठीक है, तो कुमुदनी, इसके शुद्ध वर्तनी कुमुदनी, सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। संभवतः जितने भी सेट हमारे हुए उन सभी में ये वीडियो सबसे लंबा रहा। ठीक है, तो आप देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और बाकी लोगों तक शेयर करके आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही कर दिया। नोटिफिकेशन बेल आइकन में प्रेस कर लेना। हमारे साथ जो है आप जुड़े रहो। 50 मॉडल सेट मैं आपको देने वाला हूं, तो मेरे साथ पूरे सेटों में बने रहो। कहीं पर कोई मिस्टेक होती है कमेंट करके बताना, ठीक है। और यहाँ पर बाकी हमारे लिंक आपको इस PDF में मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हमें जो है विभिन्न जगहों पर आप ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो हमें। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।